गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 के एग्जाम सीरीज में कल हम लोगों ने पढ़ा था हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में और जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो एल्केन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की बात करें तो हेलो एल्केन बेसिकली 3 तरह के केमिकल रिएक्शन क्या करता है, देता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी तरह का जो रिएक्शन होता है दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरे तरह का रिएक्शन विथ मेटल्स। तो हेलो एल्केन बेसिकली कितने तरह के रिएक्शन देता है? 3 तरह के, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल्स। बारी बारी से सबको हम क्या करेंगे, डील करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, अगर हेलो एल्केन की बात करें तो X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। हेलोजन जो होता है वो कार्बन से क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये हेलोजन बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस पर कौन सा चार्ज, निगेटिव, और इस पर कौन सा चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। हेलोजन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव, और कार्बन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। देखो, साथ ही साथ हेलोजन के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि हेलोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। हेलोजन अपने आप में क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। गुड लिविंग ग्रुप होने का मतलब कि इस हेलोजन को जब भी मौका मिलेगा तो यह इस कार्बन को आसानी से छोड़ करके क्या चला जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं गुड लिविंग ग्रुप। देखो इधर, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इनवाइट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल को कि न्यूक्लियोफाइल आओ और मेरे साथ बॉन्डिंग करो। ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इनवाइट न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन दिस कार्बन एटम। यह न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हेलोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, यह हेलोजन इसको क्या करता है, छोड़ करके चला जाता है, और हेलोजन की जगह कौन ले लेता है, न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, दिस वन, और यहाँ से X माइनस बाहर। क्लियर है? न्यूक्लियोफाइल ने किसको रिप्लेस किया, हेलोजन को। दैट इज वाई इट इज नोन एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया हेलोजन को। इज दैट क्लियर? तो हम इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स, देखो, न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग का मतलब न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिच होने का मतलब या तो कैरी निगेटिव चार्ज, या फिर कैरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कैरी
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। या तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं जिन पे कौन सा चार्ज कैरी कर रहा हो, निगेटिव चार्ज, या तो फिर वो क्या कैरी कर रहा हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब देखो इधर, बेसिकली जब निगेटिव चार्ज कैरी करेगा तो उसको बोलेंगे चार्ज न्यूक्लियोफाइल, और जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है, नोट करिए इतना। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम हर बार रिएजेंट से क्या खोजने की कोशिश करेंगे, न्यूक्लियोफाइल। हर बार रिएजेंट से क्या खोजने की कोशिश करेंगे, न्यूक्लियोफाइल। हमें यह देखना पड़ेगा कि रिएजेंट से न्यूक्लियोफाइल बनते कैसे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि हमारे पास एक तरह का हेलो एल्केन कंपाउंड है, जिसको, इसका क्या नाम है, ब्रोमोइथेन। इसका क्या नाम है, ब्रोमोइथेन। अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड का रिएक्शन या हेलो एल्केन का रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया, NaOH के साथ। किसके साथ करा दिया, NaOH के साथ। मीडियम क्या रखेंगे, एक्वस। इन दोनों को डिजॉल्व करने के लिए हम मीडियम क्या रखेंगे, एक्वस, वाटर में इसको डिजॉल्व करेंगे। क्लियर है ना। अब देखो क्या होगा, हमें इसमें से न्यूक्लियोफाइल खोज निकालना है। तो अगर ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, Na+ और साथ में OH-। बोलिए, ये हमको न्यूक्लियोफाइल मिल गया, इसमें माइनस चार्ज होगा क्या कि यह न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से ब्रोमीन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या बनने वाला है, CH3 CH2OH, और साथ में क्या बनेगा, Na+ यहाँ बचा हुआ है और Br यहाँ से निकल गया, NaBr। ठीक, OH न्यूक्लियोफाइल ने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ब्रोमीन को। दिस इज नोन एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, ठीक है। दिस इज ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। ठीक, इस पर्टिकुलर का रिएक्शन हम किसके साथ कर दें, KOH के साथ। बोलिए, मीडियम क्या रखेंगे, एक्वस, वाटर में इसको डिजॉल्व करेंगे। बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ से ये ब्रेक होकर के क्या बनाएगा, K+ और OH-। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या है, OH-। यहाँ पे अटैक करेगा तो ब्रोमीन यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बेसिकली प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3 CH2 CH2 ये OH+ KBr। देखिए, कुछ रिएक्शन, 2-4 रिएक्शन अभी और कर लेते हैं। तो इसका रिएक्शन हमने क्या करा दिया, NaNH2। अच्छा, दिस वन इज नोन है सोडामाइड। इसका क्या नाम है, सोडामाइड। मीडियम क्या रखेंगे, एक्वस। चलो क्वेश्चन करते रहो आप लोग।
चलिए देखिए, अगर ये सोडामाइड ब्रेक होता है तो हमें क्या मिलेगा, Na+ और NH2-। न्यूक्लियोफाइल क्या है, NH2-। हाँ, यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यह NH2- कार्बन पे अटैक करेगा तो यह हाइड्रोजन इसको छोड़ करके बाहर आ जाने वाला है। प्रोडक्ट विल बी NH2, बोलो देखो, प्रोपेन अमीन। क्या बनाइए, प्रोपेन अमीन। क्लियर है। अब देखो जरा, इन दो रिएक्शन को करते वक्त थोड़ा सा क्या रहिएगा, केयरफुल रहिएगा। ये दो रिएक्शन, हाँ समझो जरा। अगर इस रिएजेंट को देखें तो पोटेशियम नाइट्राइट, हाँ पोटेशियम नाइट्राइट बेसिकली क्या होता है, आयनिक इन नेचर होता है। पोटेशियम नाइट्राइट क्या होता है, आयनिक। और आयनिक होने की वजह से यह आसानी से क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, K+ और NO2-। लेकिन आपको यहाँ से ये नहीं पता चलेगा कि ये जो माइनस चार्ज है एक्चुअली में नाइट्रोजन बियर कर रहा है या ऑक्सीजन बियर कर रहा है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लो पहले NO2- का। तो ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और ये निगेटिव चार्ज। क्लियर है। NO2 में जो माइनस चार्ज बियर कर रहा है वो कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। तो तीनों में से अटैकिंग एटम क्या होगा, O-। हाँ जरा देखो, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, CH3 CH2Br और प्लस यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, नाइट्राइड। ब्रोमीन कैरी निगेटिव चार्ज और कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। अब देखो ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ब्रोमीन इसको छोड़ करके बाहर आ जाएगा। बेसिकली प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3 CH2O NO प्लस K और यहाँ से Br, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है ना। अच्छा इसका नोमेनक्लेचर करो तो क्या होगा, कौन सा एटम कार्बन के साथ ऐड है, ऑक्सीजन एटम। तो इसको लिखेंगे O नाइट्रो इथेन। O किस लिए, क्योंकि ऑक्सीजन एटम इस कार्बन से क्या है, अटैच है। इसको कभी कभी आइसोनाइट्रो भी कह लेते हैं, कभी कभी क्या कह लेते हैं, आइसोनाइट्रो। ये हो गया। अब जरा देखो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जो AgNO2 है वो क्या होता है, कोवैलेंट इन नेचर होता है, कोवैलेंट। सिल्वर नाइट्राइड का जो क्या है नेचर है वो क्या है, कोवैलेंट है। और जब सिल्वर नाइट्राइड का नेचर कोवैलेंट है तब ये जो ऑक्सीजन है ये तो ब्रेक होगा नहीं। ऑक्सीजन और सिल्वर के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है, कोवैलेंट नेचर का है। ठीक है ना। कोवैलेंट नेचर होने की वजह से यह बॉन्ड तो ब्रेक होने वाला नहीं है, मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर कभी निगेटिव चार्ज कैरी होगा ही नहीं। हाँ मतलब इसमें अटैकिंग एटम ये ऑक्सीजन नहीं होगा। तब क्या होगा फिर, तब होगा इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन लोन पेयर भी तो कैरी कर रहा है, इस लोन पेयर की वजह से भी ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे अटैकिंग एटम क्या होने वाला है, देखा जाए तो नाइट्रोजन, इसके ऊपर लोन पेयर बोलो, ब्रोमीन है कैरी निगेटिव चार्ज और कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये यहाँ से क्या होगा, अटैक करेगा तो ये बाहर आ जाएगा। हाँ होगा क्या, देखो यह CH3 CH2 और इस पर्टिकुलर कार्बन से कौन सा एटम बॉन्डिंग करेगा, नाइट्रोजन, तो NO2।
क्लियर है? यहाँ से क्या ब्रोमीन और यहाँ से क्या निकल गया सिल्वर, तो क्या बनेगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। अच्छा देखो, इसका अगर नाम है लिखना हो तो क्या लिखेंगे N नाइट्रो इथेन। क्लियर है? सिल्वर ब्रोमाइड, ये अलग है ना, ये बाई प्रोडक्ट है। देखो इधर N नाइट्रो इथेन, या इसको सिंपली बोलेंगे नाइट्रो इथेन, इसको बोलेंगे आइसो नाइट्रो इथेन। अब देखो NO2 यहाँ पर भी और NO2 यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास डोनर एटम है वो क्या है ऑक्सीजन, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो NO2 में यहाँ पे डोनर एटम क्या है ऑक्सीजन, लेकिन इस केस में डोनर एटम क्या है नाइट्रोजन। ठीक, तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डोनर साइट हो, कितने डोनर साइट हो 2, लेकिन एक टाइम पे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, दूसरा एटम डोनेट न करता हो। जैसे यहाँ पे अगर ऑक्सीजन ने कर दिया तो नाइट्रोजन नहीं करेगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन ने कर दिया तो ऑक्सीजन नहीं करेगा। क्लियर है ना? तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक काम करिए, इसको छाप लीजिए तो फिर मैं ऊपर इसको नोट करा देता हूँ, ठीक है ना? या इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो चलिए, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? अभी हमने आपको बताया कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डोनर साइट हो, लेकिन एक टाइम पे केवल एक ही क्या कर रहा हो डोनेट कर रहा हो। तो द न्यूक्लियोफाइल which have two donor site, which have two donor site but donate from one site at a time। एक टाइम पे केवल क्या कर रहा हो, केवल एक ही से डोनेट कर रहा हो, ठीक है ना, दूसरे से डोनेट न कर रहा हो। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, NO2 अभी हमने आपको बताया, नाइट्रो Cn माइनस साइनाइड, ये भी क्या है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। चलो दूसरा जो रिएक्शन था उसमें मैंने आपको दिया था कि CH3 CH2Br और साथ में हमने क्या लिया था KCl। ठीक, अब देखो पोटेशियम साइनाइड आयनिक कंपाउंड जब ये ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या बनने वाला है Cn माइनस, ये कहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन एटम पर, और ये ब्रोमीन इसको लीव करके बाहर आ जाएगा। बेसिकली क्या बनने वाला है CH3 CH2 Cn और प्लस KBr, हाँ प्रोपेन नाइट्राइल, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर है? वेट, इधर देखिए CH3 CH2Br, और इसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं AgCN के साथ। बोलो, सिल्वर और साइनाइड के बीच का जो बॉन्ड है वो किस नेचर का है, कोवेलेंट नेचर का है, बोलिए। तो बेसिकली अब यहाँ पे डोनर एटम हमारा क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा आइसोसाइनाइड। ठीक है, प्लस AgBr। देखो दिस वन इज द एथेन आइसोसाइनाइड,
आइसोसाइनाइड। क्लियर है? हाँ, देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है मच मोर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड में भी बनते हैं और नीट में भी बनते हैं। और इस दो रिएक्शन को इसके पहले जो रिएक्शन बताया और ये जो रिएक्शन बताया, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजिंग है। जरा सा भी यहाँ से दिमाग हटा तो रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर आगे टॉपिक को लेकर के चलेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास जो है फाइनल क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2 Cl और हम इसका रिएक्शन करा देते हैं RONA माइनस और ये प्लस। एक काम करते हैं, इसको भी R ही कर लेते हैं, ठीक है ना? चेक करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एक्वस मीडियम। कौन सा मीडियम यूज करेंगे? एक्वस मीडियम। क्लियर? इस पर्टिकुलर रिएक्शन में देखो तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या बन रहा है? RO माइनस। हाँ, ये RO माइनस क्या करेगा? कहाँ पे अटैक करेगा? इस कार्बन पे, और हाइड्रोजन इसको छोड़ करके गायब। क्या बनने वाला है? CH3 CH2 CH2 और OR, और साथ में क्या बनेगा? NaCl। देखो जरा, दिस वन इज ईथर। ये क्या है? ईथर है, ठीक ना? जब कभी हेलो एल्केन से क्या बनाते हैं? ईथर बनाते हैं, ठीक है ना? तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम नेम देते हैं विलियमसन सिंथेसिस। इसको हम क्या नाम देंगे? विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस बेसिकली क्या है? ईथर बनाने का मेथड है। किससे? हेलो एल्केन से। क्लियर है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देख लो, हमने ले लिया ब्रोमोइथेन। इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? सोडियम इथॉक्साइड से। इसका क्या नाम हो जाएगा? सोडियम इथॉक्साइड। 2 कार्बन है ना, इथॉक्साइड। मीडियम क्या रखेंगे? एक्वस। बताओ क्या बनने वाला है? न्यूक्लियोफाइल CH3 CH2O माइनस। यहाँ पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। यहाँ पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। किसको रिप्लेस करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। हाँ, क्या बनने वाला है? ईथर। ईथर बन गया ना? हाँ, दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। नेम रिएक्शन है, कई बार पूछ लेता है। चलो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 2 कार्बन है तो इसको बोलेंगे एथॉक्सी, इसको बोलेंगे इथेन। एथॉक्सी इथेन। नोट करिए। नेक्स्ट वन। हाँ, अच्छा देखो जरा, हमने एक रिएक्शन ले लिया जिसमें ये हमारा क्या है?
ब्रोमोमीथेन, एक ही कार्बन है ना, हाँ, ब्रोमोमीथेन। ठीक, अगर इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहे, कहाँ से, बैक साइड से, कहाँ से अटैक कर रहा है, बैक साइड से, ज़्यादा ऊपर लिख दिया हूँ क्या, चलो कोई बात नहीं, बैक साइड से अटैक कर रहा है। अब देखो इस न्यूक्लियोफाइल को अपोज करने के लिए कोई यहाँ पर है नहीं, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बेचारे छोटे से नन्हे मुन्ने से एटम है, हाँ, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत छोटा होता है, इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक तो इनकी साइज छोटी है प्लस एक इलेक्ट्रॉन है, यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है इतना छोटा होता है कि यह इस इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को क्या अपोज नहीं कर पाते हैं। तो यह न्यूक्लियोफाइल इसी बात का क्या करता है, फायदा उठाता है और अपनी बॉन्डिंग क्या करता है, धीरे धीरे कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग करता है। तो यह न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बन के साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर लिया, हाँ, और इस न्यूक्लियोफाइल का जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, इस कार्बन का ब्रोमीन के साथ क्या होता जाएगा, बॉन्ड कमजोर होता जाएगा, बोलो, और फाइनली क्या होगा, कार्बन और ब्रोमीन का डाइवोर्स हो जाएगा। फाइनली क्या होना है, कार्बन और ब्रोमीन का तलाक होना है। तो इस ब्रोमीन का प्लेस किसने ले लिया, न्यूक्लियोफाइल ने, और इसको किसने, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर है ना। देखो जब न्यूक्लियोफाइल इस पर्टिकुलर हेलोएल्केन पे क्या करता है, अटैक करता है, तो बीच में एक तरह का क्या बनता है, हाइपोथेटिकल इंटरमीडिएट। दिस इज द हाइपोथेटिकल इंटरमीडिएट। ठीक है ना। इस हाइपोथेटिकल इंटरमीडिएट में देखो दोनों के ही मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट का भी मॉलिक्यूल है ब्रोमोमीथेन, और रिएजेंट भी है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना। तो सबस्ट्रेट भी है और रिएजेंट भी है। तो इस पर्टिकुलर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर। यह कौन से तरह का मैकेनिज्म हो गया, SN2। हाँ देखो एक बार और समझ लो, इस इंटरमीडिएट में सबस्ट्रेट भी है और रिएजेंट भी है, दोनों के मॉलिक्यूल हैं। हाँ तो कितने तरह के मॉलिक्यूल हैं, 2। और ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दिस वन इज द, इस रिएक्शन को हम पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर है। हाँ अच्छा देखो हमने यहां पर एक वर्ड लिखा हाइपोथेटिकल इंटरमीडिएट। हाँ ये हाइपोथेटिकल हमने क्यों लिखा, देखो जरा इस कार्बन को, इस कार्बन के यहाँ पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 5। 3 तो हाइड्रोजन के साथ, 1 ब्रोमीन के साथ और 1 न्यूक्लियोफाइल के साथ। ठीक है ना। कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। अब कार्बन के पास d ऑर्बिटल तो है नहीं कि 4 से ज़्यादा बॉन्ड बना सके। मैंने 11th में इसको क्या किया था, डिस्कस किया था 11th के क्लास में। तो यह इस कार्बन का बैलेंसी यहाँ पर 1 ज़्यादा दिख रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल इंटरमीडिएट। अब समझो कि रिएक्शन में ऐसा कुछ होता नहीं है, रिएक्शन में ऐसा कुछ होता नहीं है, हम इसको समझने के लिए ऐसा क्या करते हैं, बना लेते हैं। रिएक्शन में क्या होता है, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और इस ब्रोमीन का बाहर निकलना साइमल्टेनियसली होता है। यह न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ब्रोमीन इसको छोड़ करके चला जाएगा। समझ में आ गई बात। तो सिंपली जो SN2 रिएक्शन है यह क्या है, अच्छा देखो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख ले, SN1 और SN2 की प्रॉपर्टीज के बारे में। क्यों,
क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम की बात करें तो कभी कभी SN1 और SN2 में क्या करता है, डायरेक्ट डिफरेंस पूछ देता है, बोलो। और नीट की बात करेंगे तो नीट में देख लेते हैं कि जनरली रिएक्टिविटी पूछता है, ठीक है ना। तो दोनों तरह की क्वेश्चन हम हैंडल करेंगे। पहले देख लेते हैं कि इसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसके, SN2 के। हाँ, तो SN2 बेसिकली बाई मालिकुलर रिएक्शन है, बाई मालिकुलर है ना जी। देखो इंटरमीडिएट में दोनों तरह के क्या हैं, सबस्ट्रेट भी है और रिएजेंट भी है। सबसे बड़ी बात कि यह 1 स्टेप प्रोसेस है, 1 स्टेप रिएक्शन है, ये 1 स्टेप प्रोसेस है। यह रिएक्शन एक स्टेप में पूरा हो जाता है, इसको किसी और स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है ना। तीसरी बात इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, इधर देखो कि इसके चूंकि इंटरमीडिएट में न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों के मॉलिक्यूल इंक्लूड हैं, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर भी और सबस्ट्रेट पर भी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बोले तो हेलो एल्केन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट बोले तो न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गई बात। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अच्छा, चौथी बात देखो कि चूंकि यह न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है, ठीक है ना, तो जो नया हमारा कंपाउंड बनेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पूरी तरह से क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पूरी तरह से क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अगर यह हेलो एल्केन कुछ ऐसा कंपाउंड है जिसका कि ऑप्टिकल एक्टिविटी D है, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी L हो जाएगी। तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी कंप्लीटली क्या हो जाता है, रिवर्स कर जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री रिवर्स। हो गया। देखिए इसके इंटरमीडिएट में कहीं भी कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है। हाँ, तो जब कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट का प्रोसेस नहीं होगा। अब रीअरेंजमेंट एक तरह का, रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक तरह का होता है। जो हमारे इंटरमीडिएट होते हैं उसमें कुछ एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपनी पोजीशन को इंटरमीडिएट के अंदर ही क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। हम उस टॉपिक को भी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आगे कभी टाइम मिलेगा तो उसको डिस्कस करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है तो नो रीअरेंजमेंट, इसके इंटरमीडिएट में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ, या सीधे लिख लो नो रीअरेंजमेंट। इज दैट क्लियर। अच्छा देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होने वाला है, देखो 1 डिग्री हेलो एल्केन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, या इसी को क्या बोलेंगे, प्राइमरी हेलो एल्केन। 1 डिग्री बोल लीजिए, या फिर क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी हेलो एल्केन।
इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? 2 डिग्री के कंपैरिजन में। 2 डिग्री हेलो एल्केन हो गया ये, या इसी को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन। और इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने वाली है किससे? 3 डिग्री हेलो एल्केन से। बोलो, ये हमारा क्या हो गया? 3 डिग्री हेलो एल्केन, या इसको हम और क्या कह लेते हैं? टर्शियरी हेलो एल्केन, टर्शियरी हेलो एल्केन। छापिए जल्दी से। देखिए इधर देखिए, 1 डिग्री से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है कौन? मिथाइल। दिस वन इज द मिथाइल हेलो एल्केन। देखिए नेक्स्ट, देखिए हमने यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड ले लिया क्लियर है? हाँ, अब देखो इस पर्टिकुलर कार्बन पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहें, बोलो तो जरा देखो, ये 3 डिग्री का हेलो एल्केन है। हाँ, इस कार्बन पे 3 बल्कि ग्रुप लगे हैं। यू नो व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक यू हैव डन। अब मैं दोबारा बोल दूँ, तीबारा नहीं बोलूँगा। इस कार्बन एटम पर 3 क्या लगे हैं? बल्कि ग्रुप। बल्कि मतलब भारी भारी। अगर यह न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करना चाहेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हैं? बड़े बड़े हैं। हाइड्रोजन की तरह तो दुबला पतला है नहीं। हाँ, इसको इस तरह से समझिए कि आप ट्रेन में जा रहे हो और एक ट्रेन पर 4 लोग हेवी बैठे हैं, खूब मोटे मोटे। अब उसमें जाकर अपनी जगह बनाना चाहो तो मोटे लोग क्या करेंगे? मार करके बाहर भगा देंगे। हाँ, तो इनका इस ग्रुप का जो कि इस कार्बन के साथ लगा है, ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी क्या होगा? बड़ा होगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करना चाहेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपेल करके बाहर कर देगा। मतलब पीछे से इसका कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। तब इस केस में क्या होता है कि इस हैलोजन का डाइवोर्स पहले होता है। ये जो हैलोजन है इस कार्बन के साथ पहले ब्रेक कर जाता है, ठीक है ना। ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या बन गया? इंटरमीडिएट। और कौन सा इंटरमीडिएट है? कार्बोकैटायन। कौन सा इंटरमीडिएट है? कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप में तो ये होने वाला है, धीरे धीरे बेचारा ये बॉन्ड टूटेगा और टूटेगा तो क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है ना। अच्छा देखो,
इसके इंटरमीडिएट में केवल किसका मॉलिक्यूल है? सबस्ट्रेट का, रिएजेंट का तो मॉलिक्यूल है नहीं, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, SN1। इसको क्या बोलेंगे? SN1। ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है कि चूंकि यह कार्बन क्या हो चुका है? तलाकशुदा, किसके साथ? हैलोजन के साथ। अब इस न्यूक्लियोफाइल के लिए मैदान एकदम क्या है? साफ है। अब इसकी मर्जी, आगे से अटैक करे चाहे पीछे से अटैक करे। ठीक, समझो, आगे से अटैक करेगा तब क्या होगा, पीछे से अटैक करेगा तब क्या होगा, क्योंकि इस पॉइंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है। ठीक है ना। अब इस न्यूक्लियोफाइल के लिए मैदान साफ है, ये क्या करेगा? अटैक करेगा बिना टाइम लिए, बिना टाइम लिए। फाइनली क्या बनना है? प्रोडक्ट बनना है। ठीक है ना। ये न्यूक्लियोफाइल आके क्या हो गया? लग गया। हाँ, अब देखो, मैंने बोला यह रिएक्शन फास्ट होना है। हाँ, ये रिएक्शन क्या होना है? फास्ट होना है। ठीक है ना। ऊपर वाला रिएक्शन क्या होना है? स्लो होना है। हाँ, तो जो स्लो रिएक्शन, जो किसी भी रिएक्शन का वो स्टेप जो क्या होता है? स्लो होता है, उसको बोलते हैं RDS स्टेप। दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहीं से हमारा इस पूरे रिएक्शन का रेट डिटर्मिनेशन होगा। सेकंड वाले स्टेप से इसका रेट डिटर्मिनेशन नहीं होना है। क्लियर है। तो दिस वन इज द SN1 रिएक्शन। ठीक है ना। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएगी? बोलो। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, क्योंकि इसके इंटरमीडिएट में केवल क्या है? केवल सबस्ट्रेट है। तो दिस इज ए काइंड ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अच्छा बताओ, कितने स्टेप में हो रहा है? 2 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप का रिएक्शन है ना जी। पहले वाले में कार्बोकैटायन का बनना और दूसरे वाले में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। ठीक है ना। और बात करें तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन केवल किस पर डिपेंड करेगा? सबस्ट्रेट पे। इसके इंटरमीडिएट में तो न्यूक्लियोफाइल है नहीं, यानी रिएजेंट है नहीं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। चलो छाप लो इतना, तो फिर आगे बताते हैं। अच्छा देखो, इधर देखिए, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन। हाँ, और जहाँ कार्बोकैटायन बनता है वहाँ पे रीअरेंजमेंट की प्रोसेस हो सकती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? रीअरेंजमेंट कैन टेक्स प्लेस। रीअरेंजमेंट कैन टेक्स प्लेस। रीअरेंजमेंट की प्रोसेस हो सकता है। क्लियर है। नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। नेक्स्ट वन क्या है? अच्छा देखो, अभी हमने क्या बताया कि इस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल के लिए ऑप्शन खुला हुआ है, वो आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से। अगर आगे से अटैक करेगा तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। अगर पीछे से अटैक करेगा तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी रिवर्स हो जाएगी। 50-50% चांस है। तो अगर 50% इसने आगे से अटैक कर दिया तो ऑप्टिकल एक्टिविटी सेम रहेगी, 50% पीछे से अटैक कर दिया तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी? उलट जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा वह आधा D वाला होगा, आधा L वाला होगा। बोलो,
और जब इस तरह का सॉल्यूशन होगा तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? रेसमिक मिक्सचर। तो बेसिकली जो हमारा SN1 रिएक्शन है उसमें क्या बनता है? रेसमिक मिक्सचर। पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी में और मे नॉट बी रिवर्स्ड। ऑप्टिकल एक्टिविटी में और मे नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है ना? फाइनली सॉल्यूशन क्या होने वाला है? रेसमिक मिक्सचर हमको मिलने वाला है। क्लियर है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो देखो जस्ट अपोजिट होता है किसके? SN2 के। तो इसमें 3 डिग्री क्या हो जाएगा? 3 डिग्री हेलो एल्केन इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री हेलो एल्केन इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री हेलो एल्केन इज मोर रिएक्टिव देन मेथिल हेलो एल्केन। ठीक है ना? ये कौन सी तरह का हेलो एल्केन है? 3 डिग्री। ये कौन से तरह का है? 2 डिग्री। ये कौन से तरह का है? 1 डिग्री। और दिस वन इज द मेथिल हेलो एल्केन। मेथिल हेलो एल्केन।